देखो, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। तो भारत का आर्थिक विकास विषय इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था, भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इस क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्हें स्वतंत्रता के विकास की रणनीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास के बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से इस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधि हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्पों से उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों के विश्व बाजार में मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा था। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास क्षेत्र रहा है। ये नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था और विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवार के उपयोग में योग्य मानते थे। अच्छी सामग्री के प्रयोग और उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी इसकी। औपनिवेशिक शासकों पर द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक था कि औपनिवेशिक शासक ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमान में बहुत सारी विसंगतियां और आपसी मतभेद थे। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, पिंडले शिराज, डॉक्टर बी राव और आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा % ही रह गई थी। कृषक क्षेत्र। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांवों में ब्रिटिश पूर्व काल में कृषि। 17वीं शताब्दी से में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जी, अनाज, मुर्गे, मुर्गी, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड और भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता से उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखे लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए, उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए।
बसी थी। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें प्रत्याशित ह्रास और गिरावट भी अनुभव की गई, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन के द्वारा लागू कई भू व्यवस्था प्रणाली को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लाभ संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। इसके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधा के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसल के उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसल का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखाने में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना शुरू कर दिया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि के क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे और न ही तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक मजबूत औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों को दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यात बनना चाहता था। दूसरा, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहता था। इस प्रकार इन उद्योग के प्रसार के सहारे वे अपने ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी थी, किंतु इसकी उन्नति बहुत ही धीमी रही और आरंभ में तो ये विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी और ये देश के पश्चिम क्षेत्रों में, आज के महाराष्ट्र, गुजरात में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। ये उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि कुछ खाने भी स्थापित हुई, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योग का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पाद क्षेत्रों की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये थी कि उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलवे, विद्युत संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित था। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तुतः उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीति का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और स्वरूप के आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यात होकर रह गया।
साथ ही ये सूती रेशमी ऊन वस्त्रों जैसे कि अंतिम उपभोक्ता वस्तु और इंग्लैंड के कारखाने में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा है, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश के सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का कर्ज उठाने के लिए हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय और अदृश्य मदों के आयात पर व्यय द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। जननांकी परिस्थिति क्या है? देखो, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत, देखो इसमें जो है ना ये भारत है, ठीक है ना, और ये इसका क्षेत्र है। सुएज नहर के माध्यम से व्यापार होता था भारत का, ये सुएज नहर है। सुएज नहर के माध्यम से भारत का व्यापार होता था अफ्रीका और अरेबियन कंट्री के बीच में है ये सुएज नहर उत्तर पूर्व मिस्र से सुएज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। ये भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सहित को लाल सागर की एक प्रमुख प्रशाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो जाता है। अब इन्हें अफ्रीका के दक्षिण छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती थी। सुएज नहर आज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1859 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंच सुगम हो गया। एकत्रित किए गए यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती रही। 1921 में के पूर्व भारत जननांकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही इसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर को 16% से भी कम ही था। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। यहाँ की सुविधाएं उपलब्ध थी वही नितांत और अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जलवायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाला था। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार हो गया हो, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार था। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज में 68 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा भी बदतर हो गई। पहले लोग ऐसे रहता था। देखो, व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिक के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70-75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण सेवा क्षेत्र में क्रम से 10%, 15% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता थी। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल प्रांतों के क्षेत्रों और बम्बई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु इस अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्र में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाकतर आदि विकास उसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधन के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्हें बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन और पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड तथा अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था।
स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं, अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेज ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेल ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। एक तो इसमें लोगों को भूक्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भर स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते भी गए और देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग लाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यदि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया होता तो ये रेलमार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेलमार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं आवश्यक जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, तो किंतु वो बहुत ही अपर्याप्त थी। अधिकांश आधारित संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निष्कर्ष क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार में से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था और औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य और क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याण उन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौती बहुत अधिक थी। स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धि को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था का सही जानकारी की आवश्यकता है। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी जीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन ही रहा। इसमें ह्रास के ही प्रमाण मिले। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदा और अकाल ने जनसामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला। इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारित संरचना सुविधा को सुधारने के प्रयास किए थे, परंतु उनके प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था और यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा ये आधार बनाया। देखो, इसमें भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ ये भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण, सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती थी, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता। भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों और अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू और स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेता चिंतन को मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद की अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद
से सहानुभूति थी, फिर भी उन्हें ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त हो। उसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। ठीक है ना। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक समाज को 3 तरह के उत्तर देने होते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य, किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक योजना में इस लक्ष्य को एक समान महत्व दिया जाए। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्य का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ योजनाओं को ये सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्य में कोई अंतर्विरोध न हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानें। समृद्धि, इसका अर्थ होता है देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि, और इसका अभिप्राय उत्पादन पूंजी के अधिक भंडार और परिवहन, बैंकिंग सहायता, सेवाओं का विस्तार, उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ उसके आकार में वृद्धि होगी। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती है। ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देश पर सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि जिसमें अधिक योगदान करती है। आधुनिकीकरण, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नए किस्म के बीज का प्रयोग कर खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीन का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे ये स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर में से बाहर, बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश समृद्ध हो जाता है। आत्मनिर्भरता, कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयोजित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव हो। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप से हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकता है। सामान्यतः केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोग तक ही सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी एक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास,
भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम करनी चाहिए। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए। कृषि उद्योग व्यापार के संदर्भ में यह प्रयास कहाँ तक सफल रहे। 1991 के बाद अपनाई गई गतिविधि और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने भू सुधारों, उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का प्रसार किया। भू सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारणा पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य ये था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन के लिए नतीजा ये था कि लगभग 200 लाख काश्तकार का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू स्वामित्व में उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। उसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन का समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदार कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामित्व में अपने किसान भूस्वामी तो अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आईं। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि, निकट संबंधी आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। कानून में भी अनेक कमियां थीं, जिनके द्वारा बड़े जमींदार ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया और केरल, पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। केरल और पश्चिम बंगाल की जो सरकारें थी वो भूमि की देने की नीति की प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी। अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। हरित क्रांति स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिकांश किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता है तो किसानों को कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध न थी। ये सुविधा कुछ किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से है। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधा और उर्वरक तथा कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYB बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYB बीजों का लाभ केवल
गेहूं पैदावार करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक तक HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंच और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई और अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश स्वयं भी उपभोग करें तो अधिक उत्पादन में अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा और यदि किसान पर्याप्त मात्रा में उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कमी में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सके और उसमें खाद्यान्न की कमी के समय प्रयोग किए जा सकते थे। देखो, हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। यह जोखिम यह था कि इसमें छोटे बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान सापेक्षिक आदतों को खरीदते इसमें सक्षम थे, जिसमें वह हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त फसलों में कीटनाशक के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी। ऐसी दशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसान की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार दिए गए कुछ उपायों के कारण यह आशंका साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरक पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसान को ये आवश्यक लागत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन लागतों से प्राप्त छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थान की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम को भी कम हो गए, जो कीटनाशक के आक्रमण से उनकी फसलें बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस औद्योगिक का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों तक ही सीमित रह जाता। सहायकी पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता का अर्थ औचित्य एक गरम बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसान द्वारा सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी दी जानी आवश्यक थी। किसान प्रायः किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं और तथा किसान द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायक की आवश्यकता थी। कुछ अर्थशास्त्री का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। यही नहीं, यद्यपि सहायकी का उद्देश्य तो किसान को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग और अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही पहुंच पाता है। अतः ये तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसमें लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है, सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीबी और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी और समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे केवल निर्धन किसानों को ही उनका लाभ मिले। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू ये रहा है कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। 67.50% थी, 1990 तक घटकर 64% हो पाई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन में वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी, पर इस क्षेत्र में उतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर
उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 और 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। उद्योग और व्यापार। देखो कि अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे प्रौद्योगिकी क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और ये कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र पटसन आदि तक ही सीमित थे और जमशेदपुर कोलकाता में लोहा और इस्पात के सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। भारतीय औद्योगिक विकास को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास में सरकार निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपति के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योग में निवेश करने के लिए कोई अपेक्षाकृत पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। उन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ ये था कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखे जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्रों की नीतियों के अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएंगे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया और इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा आधार बनाया गया और द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योग के 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योग का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार इसे लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेती थी। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता था। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें देकर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और समानता को बढ़ाना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने और विविध प्रकार के उत्पादन करने वस्तु की नई किस्मों का उत्पाद करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह है कि सुनिश्चित करना कि उत्पादक वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई से कहा जाता था कि जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी, ठीक है, जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते थे, अर्थात इसमें बड़े पैमाने पर उद्योग की अपेक्षा श्रम का उपयोग अधिक किया जाता था, अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योग के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पाद को लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी ये थी कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज दर पर बैंक ऋण। व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापना।
हमारे द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदलते घरेलू उत्पाद द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए तथा इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग की रक्षा की। आयात संरक्षण 2 प्रकार के थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया गया कर। प्रशुल्क लगाने का आयातित वस्तु अधिक महंगी हो जाती थी जो वस्तु के प्रयोग को बहुत उत्साहित करती थी। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती थी जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता था कि उससे आयात प्रतिबंध हो जाते थे और उसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती थी। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ये माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योग का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारी योजनाकारों को भी ये आशंका थी। यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि बहुत उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 11.8% से बढ़कर 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योग में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योग के संवर्धन से इन लोगों को अवसर प्राप्त हुए और इसके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देशी उद्योग का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। इस अध्याय के आरंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जारी रखा है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया गया जबकि देखा गया है कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने के संबंध में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना थी जो ब्रेड निर्माण करने वाली एक फर्म है। मॉडर्न ब्रेड की उदाहरण है जो ब्रेड निर्माण करने वाली एक फर्म है जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण नहीं कर सकता। 2001 में ये फर्म निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। मुख्य बात यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने में 4 दशक भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है। यद्यपि सरकार होटल चाहती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधन का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों में भारी नुकसान उठाया था लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि उसमें सरकारी उपक्रम को बंद किया जाना कठिन है भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधन का निकास होता रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि निजी कंपनी को सदैव लाभ होता हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की हमें इसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षण के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधन का अपव्यय नहीं होने देंगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेती थी। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्मों में कार्यकुशल नहीं
बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालय में लॉबी बनाने के समय में व्यतीत करते थे। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा सकती है कि ये उस स्थिति की बाद भी जारी रहा जब तक यह सिद्ध हो चुका कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक है। उत्पादन इस बात से अवगत थे। उन्होंने अपनी वस्तु की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तु को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादक को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी मत है कि हमें स्वदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। उन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। हम समस्या सहित इन समस्याओं के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति शुरू की। निष्कर्ष क्या है? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधार का परिणाम ये हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, लेकिन उनके अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियम के कारण उद्यम में वृद्धि अवरुद्ध हो गई और आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पाद का संरक्षण विदेशी उत्पादों से किया गया और उन्हें इस उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। हमारी नीतियां अंतर्मुखी थी, अतः हम एक सशक्त निर्यातक के क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। अब बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में ये स्वतंत्र महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक नीति के सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 91 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। देखो, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। परिचय क्या है कि पिछले अध्याय में पढ़ाई की स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया गया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उससे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वही प्रारंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। साथ ही कृषि उत्पाद की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती थी। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बच सका था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीति को अपनाया और इसमें हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दशा ही बदल गई। इस अध्याय में हम आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीति, अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों पर उनकी नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन था। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत क्या था कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो सरकार बैंकों, जनसामान्य और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से उधार लेने के बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों के भुगतान करने होते हैं और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही है, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा है। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर
अपने संसाधनों को एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों से किसी शीघ्र सफलता की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करे और बढ़ते हुए खर्चों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों में भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से संबंधित संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और आयात में वृद्धि इतनी तीव्र हुई कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई विदेश और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे सामान्यतः वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उस देश में $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु इस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, अनेक क्षेत्रों से सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही ये भी अपेक्षा की गई कि भारत अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार का लगे प्रतिबंध भी हटाए। भारत ने वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधार सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करना और उसकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना और नीतियों को 2 उपसमूहों में बांटा गया है: स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं और उनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में कई त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता और दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार के वे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता से संबंधित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां शुरू की। इनके 3 उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखो, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधि के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानूनी समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय विदेशी निवेश उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में ये आरंभ की गई सुधारवादी नीति कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें। तो इसमें कहता है कि ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर क्षेत्र, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार, निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योग में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पाद की कीमतों के निर्धारण तथा वातावरण के बारे में भी अनेक नियंत्रण का पालन करना पड़ा। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं।
अनेक उद्योग में बाजार की कीमतों को निर्धारण की अनुमति मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारत रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को नियत करता है और विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यह तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाए। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% तक कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही शाखाएं खोल सकते थे, पुरानी शाखाओं के जाल को आर्थिक युक्ति संगत बना सकते थे। यद्यपि विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंकों और म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष इत्यादि को भी भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। कर व्यवस्था में सुधार हो गए। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दर के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरों में अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई है। तब अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु और सेवाओं पर लगाए गए कर साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। इस क्षेत्र में सुधारों के घटक सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एकीकृत और सरल बनाने की भारतीय संसद द्वारा वस्तुतः सेवा कर अधिनियम 2016। हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की, कर वंचन कम करने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स और एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। इससे देश की विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई, जिसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रुपये के मूल्य के निर्धारण में भी सरकार नियंत्रण से मुक्ति करने की पहल की। अतः बाजार की विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों के निर्धारण कर रही थी। व्यापार और निवेश की नीति में सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार निवेश व्यवस्था का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत आंतरिक उद्योग के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीति अपनाता रहा था, इसलिए आयात पर कड़े नियंत्रण और शुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियाँ कार्यकुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिसमें देश के विनिर्माण उद्योग को समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे को आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध की समाप्ति, प्रशुल्क दरों में कटौती, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के उत्पाद को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 में कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। देखो, अपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विद्वता के क्षेत्र में गणमान्य और विशिष्ट जन थे।
नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने और अनेक प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाने, उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया है। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया है। उन्हें कंपनी की कार्यकुशलता, संचालन लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई है। लाभ कमा रहे उपकरणों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय, प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को विभिन्न पद प्रदान किए गए हैं। इनमें विभिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण इस प्रकार हैं: महारत्न IOCL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IOCL सेल, नवरत्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम MTNL। लघु रत्न है, नवरत्न है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL MTNL, भारत संचार लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है ना। निजीकरण, इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनी में दो प्रकार से परिवर्तित हो जाती है: सरकार का सार्वजनिक कंपनी में स्वामित्व प्रबंधन से बाहर होना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का जन सामान्य में को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश को कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय देखो इसमें कहता है कि GATT के प्रवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया था। ये सही है। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी और इसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार के समान अवसर सुलभ कराना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमानी ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही उसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना है ताकि विश्व के संसाधन का इष्टतम स्तर पर उपयोग हो सके और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिले। प्रशुल्क और अवरोधकों को हटाकर बाजार को सभी के लिए खोल दिया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार, स्वास्थ्य के नियमों, व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की संरचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है, इसलिए उसने आयात पर से अनेक परिमाण तक प्रतिबंध हटा दिए हैं, पर शुल्क की दरों को भी बहुत कम कर दिया है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका ये भी मानना है कि विकसित देश अपने देश में जहाँ कृषि सब्सिडी दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सब्सिडी दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने के लिए मजबूत को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश से रोकने का प्रयास भी करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड व्यापार संगठन तो गरीब देशों को चलने की मात्र व्यवस्था है? समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। भारत सुधार कार्यक्रम को प्रारंभ में 1.5 दशक हो चुके हैं। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। 1991 के बाद से भारत में 2 दशक तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही है। सकल घरेलू उत्पाद 80 से 90 के दशक में 5.6% से बढ़कर 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई है। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। 2012-15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट रही है। कृषि देखो, इसमें 2013 में तेज गिरावट आई है। प्रच्छन्न और संस्थागत अर्थव्यवस्था खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें प्रत्यक्ष, संस्थागत, विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित है। 1990-91 में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017 में $36 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्तर पर पहुंच गया था और अभी तो $600 मिलियन हो गया। 360 है, अभी 600 बिलियन ट्रिलियन हो गया। 600 बिलियन डॉलर।
91 से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 321 बिलियन डॉलर हो गया था। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का सबसे बड़ा धारक 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। भारत वाहन, फल, ऊर्जा, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जमा किया गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रम द्वारा अपने देशों की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना होती रही है। ये समस्या विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधा विकास, राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी है। समृद्धि और रोजगार यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार के समृद्धि के विभिन्न आयामों के संदर्भ में अध्ययन में विस्तार से समझनी चाहिए। कृषि सुधार अवधि कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है। कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र के सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारभूत संरचना, सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क, शोध प्रसार इत्यादि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गंभीर संसाधन कृषि उत्पाद पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समाप्ति और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी और प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है तथा विदेशी खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योग में सुधार की आवश्यकता है। औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ विशेषता आई है। एक, औद्योगिक उत्पाद की गिरती हुई मांग के कारण मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात आधारित संरचना में पर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तु और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं। उन्हें अपने उद्योग का आयातित वस्तु में प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया है। सस्ते आयात ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती का कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण प्राय ये समझा जा रहा है कि विदेशियों के मामले में बेरोक-टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योग और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थिति की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च प्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल सके हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र, परिधान आदि व्यापार से सभी कोटा आदि पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, फिर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन उनके आयातों पर अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए ने भारत और चीन से उनके आयातों से अपना कोटा प्रतिबंध नहीं हटाया है। सिरिसिला त्रासदी। विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्यों में नहीं हुए हैं। अनुदानित दरों पर बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों को काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। इस उद्योग में काम कर रहे बुनकर की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है तथा बिजली में कटौती ऊंची दर की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी भी कटौती है। बुनकरों की आजीविका के संकट पड़ गए। आंध्र प्रदेश में एक छोटे से कस्बे सिरिसिला में विद्युत कर्मचारी पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा। सिरिसिला में विद्युत कर्मचारियों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा। बिजली की दरें नहीं बढ़नी चाहिए। सुधारों से प्रभावित लघु उद्योग को पुनः चालू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रम की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है और दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, न ही उसे सामाजिक आधारित संरचना के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है। सुधार और राजकोषीय नीति। आर्थिक सुधार ने सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। ठीक है, बढ़ा दी है। उसके बाद इन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशक को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिसमें भी राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई है। निष्कर्ष क्या है कि उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक
देशों पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक अवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजार में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत में 1990 का वित्तीय संकट उनकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ में नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। न केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है, बल्कि सारी समृद्धि कुछ इन्हीं गिने चुने लोगों तक सीमित रह गई है। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त मंत्रालय, पर्यटन, परिचालन सेवाएं, निर्माण, व्यापार, भवन, कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, आधारभूत क्षेत्र के इन सुधारों से लाभान्वित हुए हैं। तो कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। पिछले अध्याय में हमने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति और विभिन्न विकास सूचकांकों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया है। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया है, उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्य का उन्नयन रहा है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बनना और सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक अवसर का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में है। ये लोग निर्धनता और अज्ञान, रोग और अवसर की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव हैं। किंतु आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये जानना भी आवश्यक है। विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धनता केवल भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 30 करोड़ से ऐसे लोग बसे हैं जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। निर्धनता के स्थान पर तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप है। उनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा को तो मानी ही जाती है जिसमें सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। अतः निर्धनता निर्धन तथा धनी के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छुपाने को बेहतर जगह मिल सके और चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके, हिंसा से उनका बचाव हो सके तथा अपने समाज में घटनाक्रम में उनकी आवाज़ की भी सुनवाई हो सके। ये जानने के लिए कि निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियाँ सफल हो सकती हैं और कौन सी नहीं, समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना तथा इसका मापन, अध्ययन, अनुभव भी करना होगा। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, उनमें सूचक के माध्यम से उनका अवलोकन करना होगा। यदि आय के उपभोग के स्तर, कई सामाजिक सूचक, जोखिम के प्रति संवेदनशील सूचक, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया तक पहुँच और उनकी भागीदारी पर विचार करना होगा। निर्धन कौन है? आपने देखा होगा कि प्राय सभी क्षेत्रों, गांवों और शहरों में कुछ लोग धनी हैं तो कुछ निर्धन हैं। अनु और सुधा की कहानी पढ़ें, उनके जीवन विषमताओं के चरम बिंदुओं के उदाहरण हैं कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों चरम बिंदुओं के बीच जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले, मोची मालाएं गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाली, फेरी वाली, भिखारी आदि शहरी क्षेत्र के अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं। निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं और ये कच्चे घरों में रहते हैं, जिनकी दीवारें मिट्टी की तो छतें घास, तिनकों, बांस और कमज़ोर लकड़ियों की बनी होती है। इनमें से भी जो बहुत निर्धन हैं, उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन के पास भूमि भी नहीं होता। यदि किसी के पास भूमि भी हो तो वह सूखी और बंजर होती है। कितने को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिलता। निर्धनता परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य है। भूख और भूखमरी होती है। निर्धन बुनियादी साक्षरता और कौशल से भी वंचित रह जाती है। इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होती। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। अब अस्वस्थता, अपंगता, गंभीर बीमारी आदि उन्हें शारीरिक
शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती हैं। वे साहूकारों से उधार लेने को विवश होते हैं। साहूकार जो उनसे ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते हैं उन्हें जीवनपर्यायी ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं होने देते हैं। निर्धनता का जीवन नित्य जोखिम भरा रहता है और नियोक्ताओं से अपनी कानून का निर्धारण मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं करते, उनका शोषण चलता रहता है। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती, वे प्रायः लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। निर्धन वर्गों में से अधिकांश को पीने का स्वच्छ पानी भी सुलभ नहीं होता। लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता भी साफ दिखाई देती है। अब शिक्षा सुविधा की उपलब्धता और परिवार के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम देखभाल ही प्राप्त हो पाता है। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने और फिर दीर्घ जीवन धारण की संभावनाएं भी क्षीण हो जाती हैं। अर्थशास्त्री निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन प्राय भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, फिर वे बहुत ही छोटे जोतों के स्वामी किसान होते हैं। वे ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि काम करते हैं, किसी और की जमीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही हैं जो गांवों से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले गए हैं। ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं। यही स्वयं नियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचते दिखाई देते हैं। निर्धनों की पहचान कैसे होती है? वह भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनता के कारण का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियाँ बनानी होती है। निर्धन जन समुदाय जो उनकी दशा को उभारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होगी, किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धन की पहचान करना योग्य होगा। देखो, निर्धन और उसके कारकों को मापने का उपयुक्त स्केल बनाना होगा और उसके लिए कसौटियों के विविधतापूर्ण ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। इसमें कहता है कि स्वतंत्र पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया, किंतु बंदी गृहों में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते थे, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित हैं। अतः जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्हें निर्धनता रेखा तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। इसके लिए उन्होंने यह माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चे की होती है। इसमें से आधे बच्चे का अपेक्षा बहुत कम होता है, उपभोग बहुत कम होता है तथा शेष आधे का भोजन भी वयस्क के आधा ही रहता है। उन्हें 3/4 सूत्र ही रचना होता है। देखो, निर्धनता का वर्गीकरण कैसे करते हैं। निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन सामान्यतः निर्धन व्यक्ति को भी विभेद कर सकते हैं। सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, उदाहरणार्थ अनियत मजदूर। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है। उदाहरण के लिए छोटे किसान, मौसमी मजदूर, यदा कदा निर्धन जो अधिकांश समय बनी रहते हैं, परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी निर्धनता रेखा, आइए अब इसका परीक्षण करें, निर्धन नहीं होते, उन्हें गैर निर्धन कहते हैं। निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है? निर्धनता मापन की कई विधियां होती हैं। एक निविदित और न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान का निर्धारण करने प्रति व्यक्ति व्यय के निर्धारण की विधि है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के रूप में परिभाषित किया गया। यदि हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को परिवार की व्यय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है, पर क्या आप इस विविध देश के निर्धन परिवारों की पहचान उपयुक्त तरीका मानेंगे? आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल,
स्वच्छता आदि भी सुलभता है। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता जो निर्धनता को जन्म देकर उसे निरंतर बनाए रखता है। निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव और नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। ये बातें अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य का क्या बन सकता है और क्या कर सकता है, अर्थात आर्थिक, स्वस्थ, सुपोषित, ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के कर्मपथ की बाधाओं का निवारण, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता और साधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि में मुक्ति दिलाना। हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की दर, उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रम ने निर्धनता के स्तर में काफ़ी कमी की है। किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस दावे पर संदेह किया। उनका क्या मानना है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिन वस्तुओं के उपभोग समूह में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा के आकलन की कार्यविधि में निर्धनता की संख्या में भी करके दिखाने की हेराफेरी की जाती है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सामाजिक सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधि का प्रयोग करने के प्रयास किए। इनमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। अमर्त्य सेन ने सेन सूचकांक का विकास किया है जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधि का प्रयोग करने के प्रयास किए। इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने सेन सूचकांक का नाम दिया था। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरण का भी उपयोग किया गया है तथा विषय में आप भी आगे की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में निर्धनों की संख्या देखो, जब निर्धनों को देखा जाए तो उनकी संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है, तो उसे हम व्यक्तिगणना अनुपात विधि कहते हैं। भारत में बसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे वे कहाँ रहते हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में उनकी व्याख्या अनुपात में कमी आई है या नहीं। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यतः अनुपात प्रतिशत के रूप में करते हैं, तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तर और विभिन्न प्रांतों के समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त करते हैं। निर्धनता विषयक आधारित आंकड़े योजना आयोग उपलब्ध कराता है। निर्धनता विषयक आधारित आंकड़े आधिकारिक आंकड़े योजना आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं। 1973 से 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया है। 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। वर्ष 2011-12 में यह संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई। अनुमानित है कि 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा के नीचे था। यह अनुपात वर्ष 11-12 में 22% रह गया। 73-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में बसे थे। ये स्थिति 2011 में भी नहीं बदली। इसका अर्थ है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गाँवों में ही बसे। इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता शहर की ओर भी आ गई है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? 2000 के दशक के आरंभ में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी है। वैसे शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निर्धनता का संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1973 से 2012 की अवधि में निर्धनों की संख्या का अनुपात दोनों कम हुआ है, किंतु इन दोनों परिमाणों की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा है। यहाँ आप ये भी देखेंगे कि जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की संख्या का अंतर बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि अनुपात में अंतर जो है वो बढ़ गया है। देखो, समग्र निर्धनता व्यक्तिगत निर्धनता का योग ही है। निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण आधारित संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, अपने
आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा है। वैसे तो हम शासन व्यवस्था के प्रभावों के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है, पर भारत की अर्थव्यवस्था और उन समाज सामान्य के जीवन स्तर पर इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हुआ था। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्माण सूती कपड़े की आयात ने काफ़ी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को स्थापित कर दिया था। अंग्रेज राज्य की अवधि में 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे। इन क्षेत्रों के जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है। इसमें क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए थे। 1857-58 में स्थानीय नेता को हटाने, किसानों पर भारी कर थोपने और अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया। और इसमें देखो क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसर में इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन का एक बड़ा वर्ग वे है जिन्हें रोजगार और जीविकोपार्जन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवसन किया है। औद्योगिकरण इन सबको काम दे पाने में विफल रहा है। शहरी निर्धन या तो बेरोजगार हैं या अनियत मजदूर हैं जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ठीक है। अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी रहता है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने को विवश कर देते हैं। उससे उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है। ऋणग्रस्त निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के में दाम विलासिता की वस्तुओं को कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे भी निम्न आय वर्गों की कठिनाइयां और अभाव और बढ़ जाते हैं। आय और परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताएं भी निर्धनता की समस्या को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही हैं। इन सभी कारकों ने कुल मिलाकर समाज के दो वर्गों को विभाजित कर दिया, वे जो उत्पादक संसाधन के स्वामी हैं और बहुत अच्छी आय कमाते हैं, और वे उनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है। भारत में निर्धन धनी के बीच खाई निरंतर विस्तृत की होती जा रही है। निर्धनता निवारण के लिए नीति और कार्यक्रम। भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय को लेकर समाज के विकास और रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। पर प्रेरणा का उदय निर्धनता, आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताओं में को ठीक करना है। दूसरी योजना में 56-61 में कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचाने चाहिए। प्राय सभी नीति विषयक दस्तावेज में निर्धनता निवारण और दिशा में सरकार द्वारा अपनाई की जाने वाली रणनीतियों की चर्चा हुई है। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रि-आयामी नीति अपनाई है। पहली समृद्धि आधारित रणनीति है। ये इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के प्रभाव से सभी वर्गों के तक पहुंच पाएंगे। ये समाज के निर्धनतम वर्गों तक धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। 1950-60 के दशक में पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं में मुख्य उद्देश्य यही है। यह माना जा रहा है कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प निश्चय ही समाज के अधिक पिछड़े वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। देखो 2-3 में पढ़ा, समृद्धि और कृषि उद्योग क्षेत्रों में सर्वांगीण वृद्धि के अधिक भाग्यशाली नहीं रहा है। 70 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित है। स्वरोजगार मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रम को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। स्वरोजगार कार्यक्रम के उदाहरण ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों में रोजगार के अवसर का सृजन है। इसे खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवार के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का श्रेय शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों को सृजन है। ये अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित है।
पहले के रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवार और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा 1990 के दशक में इस नीति में बदलाव आया है। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वाले के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां ऐसा सोचा गया है कि सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक उपयोग आवश्यक पर सार्वजनिक व्यय से लोगों के जीवन के स्तर को सुधारा जा सकता है। तो इस विधि के अंतर्गत निर्धन के उपभोग, रोजगार के अवसर का सृजन और स्वास्थ्य और शिक्षा के सुधार की पूर्ति की जाएगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर में विस्तार में निर्धन व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। निश्चित हो जाता है कि नहीं खरीद पाएंगे।